हेलो फ्रेंड्स, ब्रो साइंस के इस न्यू लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 11 का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक रेडियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। अच्छा, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? देखिए, अगर हम कोई भी एक एटम ले, उसके न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होगा उसे ही कहेंगे हम एटॉमिक रेडियस। उसे ही कहेंगे एटॉमिक रेडियस। ये होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। बट एक्चुअली ये एटम का रेडियस हम तभी पता कर सकते हैं जब ये एटम फ्री यानी कि आइसोलेट या अकेला होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि एटम कभी भी सिंगल या आइसोलेट फॉर्म में रहता नहीं है। या तो वो अपने जैसे दूसरे एटम के साथ कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है, या फिर कोई एक मॉलिक्यूल का पार्ट होगा। तो इस केस में हम एटम का रेडियस कैसे डिटरमाइन करेंगे? ये डिटरमाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि साइंटिस्ट ने कहा था कि यस, हम लोग चाहे तो एटॉमिक रेडियस डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें जानना होगा कि एटम जिस अदर एटम्स के साथ कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो चुका है, वो कौन सा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, एंड जिस मॉलिक्यूल का पार्ट है या जिस अदर एटम्स के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म किया है, दोनों के बीच का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है उसको मेजर करना पड़ेगा। मतलब सपोज कीजिए कि ये एक एटम है और ये एक अदर एटम, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस अगर हम मेजर करेंगे, इसी से पता चलता है एटॉमिक रेडियस। अब ये डिपेंड करता है कि ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिपेंड करता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, एंड उसी बेसिस में हम एटॉमिक रेडियस को डिवाइड करते हैं वेरियस टाइप्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। पहले स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस क्या है? इट इज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स involved in covalent bond। जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तभी क्या होगा, हम दोनों एटम के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर करेंगे या दोनों एटम्स के बीच में न्यूक्लियस का डिस्टेंस मेजर करेंगे। उसी डिस्टेंस से ही हमें कोवेलेंट रेडियस पता चलेगा। अच्छा, इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें क्या होता है कि दो एटम्स अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करते हैं। म्यूचुअली मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ शेयर करते हैं। अब चलिए मान लो कि आप एक मॉलिक्यूल ले रहे हो एक्स एंड वाई अपने वैलेंस शेल से ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। देखिए, एक्स ने अपने वैलेंस शेल से शेयर किया, वाई ने अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इस समय क्या हुआ कि एक्स एंड वाई दोनों के बीच में ये लोन पेयर्स है। अब यही एक्स एंड वाई दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुका है। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों एटम्स के न्यूक्लियस को इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों एटम के न्यूक्लियस को अपनी तरह इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। चलिए अब इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ होगा। देखिए, ये लीजिए, ये एक्स एटम का होगा न्यूक्लियस और ये होगा वाई एटम का न्यूक्लियस। अब एक्चुअली एक्स एटम का ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, वाई के कांटेक्ट में आया, एंड वाई एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्स के कांटेक्ट में आया। तो ये दोनों को ही कहा जाएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर आप कैसे कोवेलेंट रेडियस डिटरमाइन करेंगे? देखिए,
जब कोवलेंट बॉन्ड में दोनों फॉर्म इन्वॉल्व हो जाएंगे, दोनों एटम्स, तब इन दोनों के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर करेंगे। मतलब दोनों एटम्स जो कोवलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजर कीजिए, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस मेजर कीजिए। और ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक होता है, हम थियोरेटिकली इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, स्केल पेंसिल लेकर मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हमें यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर करना होगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ले जाओ। किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ले जाओ, वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा आर कोवेलेंट, मतलब कोवेलेंट रेडियस। सपोज कीजिए कि यहां पर दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस 100 पिकोमीटर है। 100 पिकोमीटर है। 1 पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो यहां पर 100 पिकोमीटर है दोनों एटम के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस। ये दोनों एटम कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब अगर आपको कोई पूछेगा कि कोवेलेंट रेडियस किसी भी एक एटम का कितना है, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब 100 पिकोमीटर बाय 2, मतलब 50 पिकोमीटर। ये क्या है? ये किसी भी एक एटम का कोवेलेंट रेडियस होगा। ये भी एटॉमिक रेडियस है, लेकिन यहां पर एटॉमिक रेडियस हम तभी पता कर सकेंगे जब ये कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे। चलिए, क्लियर? अब हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल, लेट अस टेक क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब यहां पर क्या होगा कि दो क्लोरीन एटम्स अपने अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करेंगे। दो क्लोरीन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। अब यहां पर क्या होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस समय आप क्या करोगे कि यहां पर इस मॉलिक्यूल का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर करो। और ये कैसे करोगे? वही एक्सपेरिमेंटली यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर करना होगा। फिर इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ अगर हम ले जाएंगे तो वो हो जाएगा कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम इन Cl2। अब एक्सपेरिमेंटली यहां पर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मिला था वो 198 पिकोमीटर था। अब आप यहां पर कोवेलेंट रेडियस क्या करोगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2 करोगे। 198 बाय 2 कर देने से 99 पिकोमीटर आएगा। ओके। अब हम और एक एग्जांपल ले जाते हैं, हाइड्रोजन। अब यहां पर हाइड्रोजन के दो एटम अपने अपने वैलेंस सेल से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। अब दोनों की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को जब मेजर किया गया, पता चला 74 पिकोमीटर था। 74 पिकोमीटर था। अब 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब कोवेलेंट रेडियस, यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस कितना था हाइड्रोजन का? 74 बाय 2, 37 पिकोमीटर था कोई भी एक हाइड्रोजन एटम का कोवेलेंट रेडियस। ओके, तो कोवेलेंट रेडियस तभी डिटरमाइन कर सकते हैं जब दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस उन्हीं टाइप के सब्सटेंस में पाया जाता है जो मेटल्स होते हैं। तो ये मेनली डिफाइन करता है, इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two atoms involved
इन ए मेटेलिक बॉन्ड। अगर दो एटम के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है एंड वो दोनों एटम मेटल से हैं, तो उस केस में क्या होगा, उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का हाफ हो जाएगा मेटेलिक रेडियस। अब यहाँ पर देखो, मेटेलिक रेडियस पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि ये मेटेलिक बॉन्ड है क्या आखिर, ये मेटेलिक बॉन्ड आखिर है क्या। सपोज कीजिए कि मैं एक पीस ऑफ मेटल ले रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं एक पीस ऑफ मेटल ले रहा हूँ, मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा, और यहाँ पर देखो मेटल के टुकड़े में बहुत सारे एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर मेटल का, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, मेटल के एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उनका अपने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के साथ ना बहुत वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर हम नॉन मेटल के साथ मेटल को कंपेयर करेंगे ना, मेटल के न्यूक्लियस एंड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। अब इतना वीक होता है कि ये मेटल्स के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने जैसे, मतलब एडजेसेंट एटम्स के कांटेक्ट में आएंगे, नीचे वाले एटम्स के कांटेक्ट में आएंगे, सब अपने सराउंडिंग में जितने भी एटम्स होंगे सबके कांटेक्ट में ये सब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, इनको कहा जाता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन चाहे तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, पूरा ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस एंड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत वीक होने के कारण ये क्या कर सकते हैं, अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो सकते हैं। यही एक कारण है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक से ज़्यादा एटम्स की इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, एक से ज़्यादा एटम्स की इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाकी एटम्स के बीच में है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव, और दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं, दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव एंड दोनों एटम के पॉजिटिव चार्ज को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ऐसा बस दो एटम्स में ही नहीं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स और भी बहुत सारे एटम्स के कांटेक्ट में आएगा, और एटम्स के कांटेक्ट में आने की वजह से यहाँ पर उनके बीच में एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कराएगा। यही इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा कि ये सब एटम्स अपने अपने पास आएंगे, क्लोज होते जाएंगे। बस इसी क्लोजनेस की वजह से एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म हो जाता है, उसी को कहते हैं मेटेलिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या मेटेलिक बॉन्डिंग। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं मेटेलिक रेडियस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। इमेजिन करो कि ये एक मेटल का एटम है, यहां पर ये दोनों एटम्स एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन एटम्स का जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एटम्स को क्लोज लाने में हेल्प कर रहे हैं, दोनों एटम्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं। अब इन दोनों का जो न्यूक्लियस, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक उस डिस्टेंस का हाफ ले जाओ, उसे कहेंगे आर मेटेलिक या मेटेलिक रेडियस। सपोज करो कि यहां पर दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस x पिकोमीटर है या x मीटर है या कोई भी यूनिट लेंथ हो, तो मेटेलिक रेडियस क्या होगा, x/2 हो जाएगा, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके,